नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी इंडिया न्यूज झारखंड। मैं संदीप सिन्हा। इस वक्त फिर एक बार सोशल एक्टिविस्ट पंकज प्रकाश श्रीवास्तव, जो अपनी बेबाकी के लिए प्रसिद्ध है, सरकार पर अंकुश रखते हैं, सरकार को नियंत्रित करते हैं, सरकार के कार्यों की समीक्षा करते हैं, फिर से एक बार हमारे साथ बैठे हुए हैं। इनसे विस्तार पूर्वक सारी बातों की हम जानकारी लेंगे। पंकज जी, पीएनपी इंडिया न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आप यहाँ झारखंड में सर्वे पर आए हुए हैं। आप यहाँ आए, लोगों से मिले, उनसे बातें की। यहाँ जेएमएम की सरकार है, हेमंत जी की सरकार है, जो कांग्रेस के सहयोग से बनी है। आपने यहाँ क्या देखा, क्या लगा आपको? सबसे पहले तो आज पुलवामा दिवस है। हमारे भारत माँ के वीर सपूत शहीद हुए थे। मैं सबसे पहले भारत माँ के उन वीर सपूतों को, जो हमारी सरहदों की सुरक्षा के लिए गए हुए थे, जब घर वापसी आ रहे थे, उनको एक कमजोर प्रधानमंत्री के कारण शहीद होना पड़ा। जो हमारे देश का सबसे कमजोर, दम्भी, घमंडी प्रधानमंत्री के कारण, जिन्होंने राजनीति में इसका भरपूर फायदा लिया था। 2019 की ये घटना है। 2019 में प्रधानमंत्री जी ने कहा, भाइयों बहनों मित्रों, शहीदे के नाम पर एक वोट मिल सकता है क्या? मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी, क्या यही आपका फर्जी राष्ट्रभक्ति है? 3 साल बीत गए और आपने देश को गुमराह करके रखा। आपने ये नहीं बताया कि वो कार किसकी थी, वो 300 किलो आरडीएक्स किसका था, वो 50 किलो ज़ैलेटिन किसका था। आप चाहते तो दूध का दूध, पानी का पानी करते। कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत बड़ा साजिश, षड्यंत्र प्रयोग है, जो प्रधानमंत्री लगातार छुपाता रहा है। मुझे तो यह लगता है कि ये भारत के प्रधानमंत्री ही नहीं है। पता नहीं किस देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को कोई चिंता अपने देश की नहीं है। प्रधानमंत्री को अगर चिंता है तो सिर्फ चुनाव जीतने की और मशरूम की सब्जी खाने की, 10 लाख का सूट पहनने की, 5 लाख का बूट पहनने की और पूरे विदेश में भ्रमण करने की। पूरी देश को लुटवा लो। अपने साझीदारों से ये कहते थे, हाँ मैं भी चौकीदार। अरे भैया, ये चौकीदार चोर है, चौकीदार साझीदार है। ये बात आज देश की जनता देख रही है। ये प्रधानमंत्री को बताना चाहिए। क्या यही सबका साथ, सबका विकास है? क्या यही सबका प्रयास है? तो आप कहते हैं कैसा लगा? देश तो भारत मां रो रही है कि एक ऐसे निकम्मे निठल्ले को देश की आवाम ने, एक ऐसे बहुरूपिया नौटंकी बाज ड्रामेबाज को प्रधानमंत्री बना दिया, जिसके कारण आज देश गर्त में चला गया। जब हमारा भारत 2014 से पहले विश्व की तीसरी शक्तियों में गिनती होती थी, आज उस भारत की तुलना नेपाल से पीछे हो गया, बांग्लादेश से पीछे हो गया, आज श्रीलंका से पीछे हो गया। फिर आप कहते हैं कि वो वाली बात, 33 साल पहले एक फिल्म आई थी, मैं आजाद हूं, शबाना आजमी, अमिताभ बच्चन का। आज उस रियल लाइफ में और रियल लाइफ में कोई अंतर नहीं है। मैं उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगा। मैं वही चीज पूरे देश को एक बात फिर बताना चाहता हूं कि जो आज समय है, हम सबको सहयोग करने की जरूरत है। ये वही है जालिम जिसने हमारे मुल्क को बर्बाद कर दिया। खिलते थे जहां खुशियों के गुल, वहां दहशत गर्दी फैला दिया। अब उठ ए राम और रहीम के लोगों, देख हमें आज साथ मिलकर चलने का वक्त आ गया। हम सबको, भारत के हर एक जाति और धर्म के लोगों को साथ मिलकर चलने की और देश बचाने की कवायद में जुट जाना चाहिए। नहीं तो जितने गोरे अंग्रेजों ने देश को नहीं लूटा, ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिर के लोग, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सावरकर और हेडगेवार के लोग देश को गर्त में ढकेल दिया। सही बात कहा आपने। आज बहुत दुख का दिन है। आज ही के दिन पुलवामा अटैक हुआ था आतंकवादियों के द्वारा, जिसमें हमारे बहुत सारे सैनिक शहीद हो गए थे। हम उनको, उनके परिवार को अपने पीएनपी चैनल के माध्यम से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मगर दुख की बात यह है कि उस कांड में किन किन लोगों की संलिप्तता थी, उस कांड का आज तक खुलासा नहीं हुआ। 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया, वो गाड़ी किसकी थी, ये सारी बातें आज तक छुपी हुई है। ये बहुत दुख की बात है। प्रधानमंत्री जी को इस पर ध्यान देना चाहिए। आगे हमारा बात जारी है। हमने झारखंड के बारे में इनसे पूछा, पुलवामा के शहीदों को नमन करने के बाद अब हम आगे बात करेंगे इनसे। तो फिर से मेरा सवाल एक बार और वही है कि झारखंड की राजनीति,
झारखंड के राजनीति में आपने क्या देखा, जरा इस पर कुछ गौर रहेगा। देखिए, झारखंड कोई बाहर नहीं है, भारत में ही है, और जो केंद्र में शासन सत्ता होगी उसका खामियाजा ही सबको भोगना पड़ेगा। आप समझिए, जो देश के शीर्ष नेतृत्व फैसला करेंगे वो सभी स्टेटों को मानना पड़ेगा। और मोदी जी ने एक नया नियम बनाया हुआ है, इंडियन डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, जिसके तहत राज्य सरकारें केंद्र की हर एक आदेश को मानना उसका मजबूरी होगा। तो अब इसमें स्पेशल तो कुछ कहने लायक रहा नहीं जो मैं आपको स्पेशल कहूँ। नहीं, मैं आपसे ये बातें इसलिए कह रहा हूँ कि झारखंड की जनता भी उनसे खुश नहीं है। समझिए, पत्रकारों की भाषा के कारण ही तो हमारा तो काम है आपका ये काम थोड़ा ना है दृश्य दिखाना, जो हकीकत है खास समुदाय। मैंने आपसे भैया मैं क्या कह रहा हूँ, सुनने गए मेरे भाई, मैं क्या कहा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले लोग जो है देश के मीडिया, वो भाजपा एडिशन के दलाल हो गए। वो उनकी भाषा बोलते हैं, उन्हीं की भाषा में भोंकते हैं। शाहरुख खान के बेटा कोटियल जयपुर जहाज में था, 5 ग्राम हेरोइन रहता है तो कहता है बाप रे हाय तोबा मचा देता है। 52 ग्राम गांजा मिलता है रिया चक्रवर्ती के यहाँ, नागिन डांस करता है, ट्रक दो करता है। अब वही 3000 टन जब मुद्रा बोर्ड पर प्रधानमंत्री के दोस्त अडानी के यहाँ मिलता है तो सांप सूंघ जाता है, गूंगा बहरा हो जाता है। आप हमको नहीं समझाइए ये सब बात। आपने सवाल पूछे ना भाई कि 300 किलो RDX कहाँ से आया, 50 किलो कहां से आया जेलेटिन, आप नहीं बताइएगा, कहीं आप पता नहीं चले जाइएगा पाकिस्तान। हम आपसे बात पूछ रहे हैं कश्मीर का, कहां बात पूछ रहे हैं आप नहीं बताइएगा। आप बात घुमा फिरा के मुसलमान पर जिलेबी बना देते हैं। उस घटना में झारखंड सरकार को निश्चित तौर पर कार्रवाई करनी थी, समझिए। लेकिन अभी कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया, अब क्या है, तमाम वो लोग, आपने रांची में जो लोग प्रदर्शन किया है, किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया है, आपको नहीं पता है? आप बताइए। आप हिजाब के मामले में उसमें क्या गिरिराज सिंह के बयान को आप लोग मीडिया वाले दिखा रहे हैं, अब गिरिराज सिंह कौन घुस जाता है, कौन सा बिल में घुस जाता है। आज जो फ्रॉड हुए हैं 22,842 करोड़ रुपए की, उस पर कौन बोलेगा? इस पर भी आप नहीं, आप मेन मुद्दा पर नहीं आ रहे कि कौन है। अरे भैया, आजाद भारत का सबसे बड़ा फ्रॉड है, बैंक फ्रॉड है, कौन जवाबदेह है? और प्रधानमंत्री की कैसी हिस्सेदारी है, प्रधानमंत्री की कैसी हिस्सेदारी है जब प्रधानमंत्री कोरिया तक अपने सरकारी खर्चे पर ले जाते हैं बिजनेस समिट में, फिर आपको बोलेंगे तो आप जैसे आप तो ऐसे, आप लोग पत्रकार लोग ऐसे उछल जाते हैं जैसे कुत्ते के पूंछ पर किसी ने लात रख दिया हो, सांप के बिल में पानी डाल दिया हो। आप भी जाते हैं। हम पत्रकारों का काम है, नहीं काम है हर बार आप लोगों का, आप जैसे पत्रकार पद्म सम्मान की दलाली में पैरों में पैजाब, हाथों में चूड़ियां पहनकर ठुमका लगा रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो सवाल पूछो, आप सवाल पूछो प्रधानमंत्री से कि तो प्रधानमंत्री से सवाल पूछो ना भाई। कोई हिंदुस्तान का कोई भी पत्रकार माँ का दूध पिया है हिम्मत रखता है, हमें डिबेट चैनल में बैठाए, भाजपा प्रवक्ताओं को छठे लाल का यह दूध करा देंगे, देश के लुटेरों से पूछे कि ये कौन रिश्तेदार था इसका, क्यों ले गए प्रधानमंत्री जी कोरिया के बिजनेस समिट में, कौन क्या रिश्तेदारी थी, प्रधानमंत्री ने 2-2 बार उसको जमीन अलॉटमेंट कैसे किया, आप नहीं बताइएगा। इस सवाल पर मैं आ रहा हूं, मैं हिंदू मुसलमान का मामला है, इसमें सवाल पर भी आ रहा हूं। मैं क्या पूछता हूं, ये जो लूट हुई है इसमें कौन सा पाकिस्तान का कनेक्शन है, क्या अफगानिस्तान का कनेक्शन आ रहा हूं, इस पर भी आपका जवाब चाहेंगे। मैं इस सवाल पर भी आ रहा हूं। मैंने ये सवाल झारखंड में, चूंकि आप है झारखंड का ये मुद्दा अभी गर्म है और ये बात कहना भी आपका सही है और इस बात का भी मैं समर्थन करता हूं कि 2014 के बाद से रोजी रोजगार स्वास्थ्य की बात होती ही नहीं है, सिर्फ जाति और धर्म की बात होती है। मैं आपके इस बात का समर्थन करता हूं। आप सवाल पूछिए कि मेहुल चौकसी को, मैं पूछ रहा हूं, कहते थे प्रधानमंत्री हमारे मेहुल भाई, हमारे मेहुल भाई ताए दाली वाले बाबा। मैं आपके सवाल पर भी आ रहा हूं। प्रकाश जी के बेबाकी के बातों को जारी करते हुए मैं एक बात आपसे कह दूं कि निंदक नियरे राखिए, घर में कुटी छपाए। प्रकाश जी आज के तारीख में वही काम कर रहे हैं। फिर वही बात, सरकार मैं निंदा नहीं कर रहा, आईना दिखा तो निंदा करना है, यही भाषा हमारी बातों को, फिर बात वाले बातों को आप माफी मांगिए इस बात से। मैंने निंदा करना, सुनिए पहले बात, मैंने क्या कहा, मैं क्या बोला, निंदा क्या होता है, निंदा करने वाला एक आईना होता है, उससे अपने गलतियों को सुधारने का मौका लूट दीजिए, देश पिछवा दीजिए, अपने व्यापारी मित्रों से बैंक लुटवा दीजिए। हम कहेंगे ना, मैं उसी बात पर आ रहा हूं, मैं उसी बात पर आ रहा हूं कि निंदा करने वाले को बुरा नहीं मानना चाहिए। उनके बातों से यदि कोई आपका निंदा कर रहा है तो उससे
उनके बातों को समझना चाहिए और अपने आप में परिवर्तन लाना चाहिए। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, निंदा करने वाला अच्छा है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब हम चलते हैं गुजरात की ओर। बीबीसी किसी जमाने में, क्या अभी भी, जब भारत की ओर रुख करता है तो कहता है कि चलिए अब हम चलते हैं घोटालों के देश भारत की ओर। सुनने वालों को शायद कुछ को अच्छा भी लगता होगा, कुछ को बुरा भी लगता होगा। कितने घोटाला हमारे इस देश में होगा। अभी करंट का जो मामला है 22,842 करोड़ रुपया का, जिसमें बहुत सारे बैंकों से लोन लिया गया। और सबसे बड़ी बात और सबसे मजेदार बात यह है कि ये कंपनी एबीजेड शिपयार्ड कंपनी है जो पानी के जहाज का निर्माण और उसके रख रखाव करता है। ऋषि अग्रवाल इस कंपनी के मालिक है। और सबसे मजेदार और रोचक तथ्य यह है कि ये ऋषि अग्रवाल भी उसी गुजरात से आते हैं जहां प्रधानमंत्री साहब है। यह घोटाला 2012 से शुरू हुआ और 2017 में खत्म हुआ और अब 5 सालों के बाद इसमें एक्शन लिया गया है। अब इस मामले में आइए इनसे हम जानते हैं पूरी विस्तृत जानकारी। बताइए। देखिए, 5 साल की देरी के बाद आखिर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज किसके इशारे पर किया? 5 साल तक सीबीआई क्या कर रही थी? समझिए, बीजेपी का एक ही फंडा है। बीजेपी का है लूटो भागो, बैंक का पैसा लूटो, आपका पैसा लूटो, देश की जनता का लूटो। सरकार के बैंक के जो फ्रॉडस्टर्स हैं उसके फ्लैगशिप स्कीम है ये। इसी स्कीम के तहत आपने देखा होगा देश में जितने भी व्यापारिक बंधु भागे हैं, चाहे वो नीरव मोदी हो, मेहुल चौकसी हो, विजय माल्या हो, संदेश राय बंधु हो, जैसे कई लोग हैं, उसी सूची में प्रधानमंत्री के खास दोस्त, इनको कहिएगा लंगोटिया यार, जिनको प्रधानमंत्री बनने से पहले भी प्रधानमंत्री ने 2-2 बार फायदा दिया है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। गुजरात की जमीनें उनको अलॉटमेंट की गई, जबकि प्रधानमंत्री को पता था कि ये दिवालिया है, ये डिफॉल्टर है। समझिए, एसबीआई, सरकार, बैंक ये इलू इलू कर रही थी, लव लेटर लिख रही थी, वैलेंटाइन डे मना रही थी। इतने दिन कर क्या रही थी? मुजरा क्या रही थी? आप बताइए, क्या कर रही थी सरकार? क्या सरकार को नहीं पता था? क्या सरकार को ये नहीं पता था? आप सवाल पूछिएगा तो ये कहेंगे जी फॉरेन विदेश चले गए। तो भैया कैसे चले गए? ईडी है, आईटी है, रॉ है, सीबीआई है, तमाम संवैधानिक संस्था है। अब पैदा तो किया नहीं होगा कोई। आप बोलिए कि इसमें हम क्या कहें? जय श्री राम। राम जी कहते हैं। तो जब एक एक बारीकी अगर आप हमसे पूछिएगा, मैं सारा डाटा आपको बताऊंगा। लेकिन ये कांड तो 2012 से शुरू हुआ। उस समय आपके मनमोहन जी की सरकार थी। फिर आपके आपके नहीं थे मनमोहन सिंह जी सरकार? आपके माता जी पिताजी ने लोन अरे सुनने रहे तो अरे भैया, आपके माता पिताजी ने अगर आपको पैदा किया तो इसके लिए थोड़ी ना कि गुंडा में बली बनी है। सरकार ने लोन दिया 2012 में, आपकी बात सहमत हूं। तो 14 की बात होती है ना, 14 से 22, 8 साल तो आप भी थे कि आप लोग खाली एक ठेका लिए हुए हैं कि कांग्रेस को गाली देना है, कांग्रेस के नेताओं की गलती ढूंढनी है। फिर मैं जो पूछ रहा हूं आपसे, ठीक है, आपने 12 से कहा, मैं सवाल आपसे किया, 12 के बाद आपने कहा 28 बैंकों का 22,842 करोड़। समझिए, 5 साल देरी बाद, बार बार फाइलें इधर उधर करने के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। सीबीआई ने 7 फरवरी 2022 को 28 बैंकों के धोखाधड़ी की एफआईआर दर्ज की है। जबकि इसमें आप जब देखिएगा, चाहे कोई भी मामला, मोदी तो कई मोदी भी हैं इसमें, आनी मोदी, ललित मोदी, निशल मोदी, विजय माल्या, संदेश राय बंधु, क्या तमाम लोग हैं। और ये सब वो लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी को फाइनेंस करते हैं और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है, अगर आरटीआई के दायरे में आए, जो पीएम केयर फंड है, जो भाजपा के चंदे हैं, जो भाजपा के कार्यालय बने हैं, कभी आपने देखा है कि कहां से पैसे आते हैं? एक इंदिरा आवास में घर नहीं बना पाता आदमी सरकार की ओर से, उसी बंगाल के चुनाव में लक्ष्मी देवी को प्रधानमंत्री ने फ्रॉड किया था, मकान नहीं दिया था, तो ये सब भाग कैसे जाते हैं? आपके सामने 9 को तथ्य हमने लिख के लाया है। सीबीआई और एसबीआई एक दूसरे को लव लेटर लिख रहा था, और आज से नहीं, 5 साल से एक दूसरे को लव लेटर लिख रहा था। इसकी जानकारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, पीएमओ सबको थी। अब समझिए
कि 25 अगस्त को एसबीआई ने 2020 को चिट्ठी लिखा था, 8 नवंबर 2019 को फाइनेंस मिनिस्ट्री, सीबीआई, होम मिनिस्ट्री सबको चिट्ठी लिखा था। तो इतने दिन का टाइमिंग कैसे हुआ कि मतलब आप देश लूटो और भाग जाओ? सरकार इस तैयारी में थी? आप बताओ। उसके बाद एक कमाल की बात आपको जो बताता हूं कि 3.5-4 साल इंतजार करने के बाद बैंकिंग अधिकारी ने लिखा कि हमने जांच कर ली है, इसमें सबके सब निर्दोष हैं। मतलब 22,482 करोड़ रुपया जो लूट गया उसका कोई चोर नहीं। ये क्लॉज 12 में जो 26 पेज का हम आपको भेजेंगे उसमें देखिएगा, साफ स्पष्ट लिखा हुआ है। अब समझिए, यानी कि चोर कोई नहीं है, पैसा जरूर लूट गया है। दूसरा रुचिकर बात बताते हैं, एवीजी शिपयार्ड सूरत और दहेज में 2 यूनिट है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के बेहद करीबी हैं, प्रधानमंत्री के फाइनेंसर हैं, प्रधानमंत्री के जितने भी फ्रॉड हैं वो सब लगभग देश में जो खरीदने वाले लोग हैं सब करीबी हैं भाजपा के। तभी भाजपा इतनी डिजिटल गाड़ियां, इतने नए नए ऑफिसें बनाई हैं, नहीं तो बरसों पुश्तें बीत जाती हैं मकान बनाने में। 1000 से अधिक कार्यालय देश में बने हैं 7 साल में। ये पैसा सारा हराम का हराम है। अब आप समझिए, 1,21,000 स्क्वायर मीटर जगह इंडस्ट्रियलिस्ट एस्टेट सूरत में एलोकेट की गई थी आउट ऑफ टर्न, मोदी जी जब मुख्यमंत्री थे। दूसरी बात, दूसरा रुचिकर बात बताते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एवीजी शिपयार्ड को दहेज में जो सबसे बड़ा पोर्ट है SEZ के अंदर सरकार की एक्वायर की हुई जमीन 50 हेक्टेयर जमीन दे दी और CAG आपको इंडक्ट कर रहा। कहाँ है CAG? इसी CAG का जो आप देखे होइएगा 7 साल पहले किसके फंडे से आंदोलन हुआ था रामलीला मैदान में? कहाँ है वो दलाल, वो भरवा अन्ना हजारे जो कुंभकर्ण 6 महीने के लिए सोता था? ये भरवा पता नहीं 8 साल से कहाँ सोया हुआ है। कहाँ है विनोद राय जो पूर्व IAS अपने को कहता और बैंकिंग भर्ती बोर्ड, बैंक ब्यूरो बोर्ड का चेयरमैन बना, रेलवे कायाकल्प समिति का चेयरमैन बना, वो BCCI का सम्मान लिया, वो पदम सम्मान लिया। इसी बात का दलाली का मिला विनोद राय को। कहाँ है किरण बेदी? उपराज्यपाल बनकर चुप हो गई, कोई मुख्यमंत्री बनकर चुप हो गया, कोई आप समझिए कि इसमें जो बहुत बड़ा गोलमाल हुआ है। कहाँ है जनरल VK सिंह? अपने आप को बड़का फौजी कर रहा था, केंद्र में मंत्री बन गया। कहाँ है स्मृति ईरानी? तमाम जब देश में परिदृश्य देखिएगा, देश के वर्तमान स्थिति का हालात इन्हीं लोगों ने खराब जानबूझकर किया है। और निश्चित तौर पर उन सभी सबों से कहना चाहते हैं जो देश में जाति, धर्म, भाषा और प्रांत के नाम पर नफरत फैलाते हैं, मतलब आपस में फूट डालो, देश को लूट लो और अपने ही लोगों से लुटवा लो। जो काम गोरे अंग्रेजों ने चाहा था, गोरे अंग्रेजों के दलाल और उनके मुखबिरों के जो लोग हैं वो आज भी देश में वही काम कर रहे हैं। आप उसकी बात नहीं कीजिएगा। दूसरी और भी कई बातें हैं कि समझिए, सब कुछ क्लियर था। सब कुछ जब क्लियर था, आप यह समझिए कि जब क्लियर था तो प्रधानमंत्री को पता था। जो प्रधानमंत्री ने एक गुजरात में बराबर लगातार बिजनेस को लेकर इन्वेस्टमेंट समिट करते थे, उसमें प्रधानमंत्री उस आदमी को लेकर कोरिया गए थे। भैया आपको नहीं पता था? सब कुछ पता था। आपने देश को गुमराह करने के लिए सिर्फ प्रधानमंत्री के बयान में जब देखिएगा तो क्या कहते हैं, यूपी में ऐसा हो गया। ये प्रधानमंत्री का काम है। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री जी, आप उत्तर प्रदेश के ही नहीं, पंजाब के ही नहीं, आप जहां जाते हैं अपने ही देश के राज्यों के लोगों को बदनाम करते हैं। बिहार में गए तो पाकिस्तानी आतंकवादी घुस जाएगा, आपके बाप बलाज घुस जाएगा। कौन से घुस जाएगा? आपका आदमी क्या करता है? आप पंजाब में गए, थैंक्स कह देना चन्नी को। लड़ना था चाइना से, लड़ने चले गए चन्नी से। 50 किलोमीटर का एरिया। प्रधानमंत्री जी आपके गृह मंत्रालय के अंतर्गत आएगा, चूंकि आपने दखलंदाजी नीति को पास किया था। आपने वहां जो प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में रहता है, क्या इसकी जरूर सुरक्षा मिलती है सबको, बताया आपको? तो उसने ऑर्डिनेंस लाया था कि सारा देखरेख प्रधानमंत्री का जिम्मा उन्हीं के पास रहेगा जो प्रधानमंत्री की निगरानी में चलता है, जो देश के तालिबान गृह मंत्री की निगरानी में चलता है, जो किसानों के हत्यारा
बेटे का बाप जो खुद एक गैंगस्टर है, जो हत्यारोपी है, उसके अंतर्गत में आता है, जब जो मंत्रालय उसकी निगरानी में होता है, तो आप तो फौज को भी कमजोर बना दिए और आपके हलक से जवान नहीं निकलती है, कोई पत्रकार बोलता नहीं है, सारे के सारे तांडव कर रहे हैं। यही तो मेन सवाल है। कहना तो आपका सही है। 2017 में इस घोटाले का उजागर हुआ और अभी 5 सालों के बाद FIR दर्ज हुआ। मतलब इन 5 सालों में उस ऋषि अग्रवाल को भागने का पूरा मौका दे दिया गया। घोटाले पर घोटाले हुए जा रहे हैं, लेकिन उस पर किसी तरह का अंकुश नहीं लग रहा है। आखिर ये घोटाले का पैसा हमारा आपका ही है। बात कहने की सही है। और फिर आगे हम देखते हैं इस पर क्या होता है। अभी भी मेहुल चौकसी और नीरव मोदी जैसे लोग आज तक फरार हैं। उनकी फाइलें भी हमारे ख्याल से अब बंद कर दी गई हैं, ढूंढा भी नहीं जा रहा है। वो सारा पैसा भी इधर का उधर हो गया। ये सारा पैसा जनता का है, न कि किसी सरकार का, न कि किसी प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री भी एक नॉमिनेट बॉडी है। उनका काम देश पर अंकुश रखना, जनता पर अंकुश रखना, शिक्षा, रोजी रोजगार पर ध्यान देना है। शिक्षा का स्तर भी आपने देखा, रोजगार का भी स्तर देखा और स्वास्थ्य का स्तर तो हमने इस कोविड के काल में बहुत ही सुंदर रूप से और बहुत ही खुले रूप से देख लिया कि क्या क्या हुआ। कोविड काल में भी ऑक्सीजन की कमी हम लोगों ने देखा ही। कोविड की काल में कमी नहीं थी, प्रधानमंत्री ने जानबूझकर देश को कोरोना की आग में झोंका। फिर मैं आपको ये कहता हूं कि भाषा आप संयमित अगर ढंग से बोलेंगे देश के पत्रकार, तो देश की दुर्दशा नहीं होगी। 31 दिसंबर को WHO ने चेताया था, कोरोना से संज्ञान लेने की बात की थी, विपक्षी दल के नेताओं ने चेताया था, फिर भी सरकार क्या करती रही? भारत की जितनी सर्जिकल सामग्रियां हैं बाहर के देशों को बेच रही थी और ऑक्सीजन बेच रही थी। जो देश में वैक्सीन की जरूरत थी, वैक्सीन गुरु बनने के चक्कर में, बाबाही लूटने के चक्कर में अपने ही घर के बर्तन हांडों को प्रधानमंत्री बेच रहे थे। जनता को गाड़ी के अंदर मास्क लगाने को कहा जा रहा था और कलकत्ता में रैली पर रैली किया जा रहा था। ये गन्ना के खेत में मास्क लगाने वाले लोग हैं और रैलियों में मास्क उतार के फोटो खिंचवाते हैं इससे दाढ़ी वाले बाबा, कभी ऐसे गमछा रख के, कभी मुरेठा बांध के। इन्होंने तो जॉनी लीवर और गोविंदा को फेल कर दिया। फिल्म राजा बाबू देखा हुआ है। आप इस बात को नहीं कह सकते। एक बात बताइए, कोरोना के वायरस 23 मार्च तक इंतजार किया भारत में फैलने से और 24 मार्च से कोरोना वायरस फैलने लग गया। मैंने बीजेपी के इशारों पर ना चढ़ाया हो। अरे आप लोग पत्रकार है महाराज, आप भी रोटी खाते हैं, तो दिमाग होना चाहिए। आपको बोलने का मौका दे रहा हूं। मौका नहीं दे रहा हूं। आप बताइए, क्या प्रधानमंत्री को 22 विधायकों की नीलामी, ट्रंप की गुलामी करनी थी जब WHO ने चेताया? क्या प्रधानमंत्री को रामायण के बारे में जानकारी नहीं थी, जिस रामायण को दिखाकर भारत की जनता को गुमराह किया जा रहा था? क्या प्रधानमंत्री ने रामायण नहीं देखी? क्या प्रधानमंत्री को इतना अकल नहीं है? प्रधानमंत्री इतना जाहिल है कि जिस रामायण की बात वो कर रहे हैं, जिस प्रभु श्री राम की बात कह रहे हैं, वो प्रभु श्री राम के भाई लक्ष्मण जी जब मूर्छित होते हैं तो रामचंद्र जी सुसेन वैद्य को बुलाते हैं, संजीवनी बूटी मंगाते हैं, ना कि ताली थाली पिटवाते हैं, ना कि दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवाते हैं। बात इस बात की होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री, आप समझिए, 3 महीने के दौरान अगर देश के लोगों को घर भेजा होता, ट्रेनें ना बंद की होती, बसें ना बंद की होती, तो लोगों की मौतें नहीं होती। ये मौत नहीं, हत्या है, जिसका जवाबदेही मोदी सरकार को जाता है। तो कहा था कि चप्पल वाले को भी आप हवाई जहाज का सैर कराएंगे। आपको पता है टाटा कंपनी ने टेक ओवर कर लिया। कैसे चलेगा? अब जो भारत हवाई चप्पल से हवाई यात्रा तक के यात्रा तय की, प्रधानमंत्री ने लोगों से हवाई चप्पल छीन लिया था। लोग प्लास्टिक की बोतल पहनकर सड़कों पर चल रहे थे। आपको भी दिखा होगा, न रहे बांस न बजे बांसुरी, न घर बसा हमारा न घर बसने देंगे तुम्हारा। प्रधानमंत्री ने जितनी बातें कही, न खाऊंगा न खाने दूंगा, तो ये लिच्ची अग्रवाल कौन है? दाली वाले बाबा, ए बाबा का बा? 75 सालों का यह सबसे बड़ा घोटाला है, 22,842 करोड़ रुपए का, जिसमें विभिन्न बैंकों से ये घोटाला एक सुनियोजित ढंग से किया गया। अब इसमें 75 साल का सबसे ज्यादा बेरोजगारी, 75 साल का सबसे बड़ा भूखमरी, 75 साल का सबसे क्रूर शासन व्यवस्था, किसमें रिकॉर्ड नहीं है मोदी जी का? बताइए। केन्या जैसा देश से भीख में मिला प्रधानमंत्री को, शर्म नहीं आई मोदी जी को? जो भारत
विश्व में परचम लहराता था, उस भारत की स्थिति केन्या से भीख लेने की बना दी। इससे बड़ा दुर्गति होता है क्या? चलिए, कहना तो आपका सही है। अब हम थोड़ा सा यूपी की ओर चले। अभी जो वहाँ चुनावी माहौल जो वहाँ चल रहा है, कई चरण का मतदान वहाँ हो भी चुका है, क्या लगता है आपको, यूपी की जनता बदलाव चाहती है क्या? नहीं, आपसे जानना चाहता हूँ इस बात को। यूपी ही नहीं, संपूर्ण देश की में जो आम जनता है, आम जनमानस है, वो बदलाव की ओर है। लोगों को पता चल गया कि हमने एक ऐसे लोगों को चुना है जो देश का विनाशकारी प्रचार मंत्री है, प्रधानमंत्री में। मुस्लिम वोटिंग बोल रहा क्या होगा? क्या होगा? यूपी में आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ है, मठाधीश वहाँ के मंत्री हैं। तो अभी जैसा चल रहा है प्रक्रिया, ये हिंदू मुस्लिम करके, तो वहाँ के यूपी के जो मुस्लिम वोटर है उनका नाम क्या है? रुझान क्या होगा? आपका नाम क्या है? मैं पूछ रहा हूं, आपका नाम क्या है? मैं तो हिंदू वर्ग से आता ही नहीं, मैं इंसान हूं ना, हिंदू की मुसलमान हूं। जो राजनीति सुनने दे, मैं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की बात कर रहा हूँ। अभी जो क्या कह रहा है सुनने रहे आप। हाँ बोलिए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सबीर सिन्हा हुआ। आप अपना नाम राजा हरिश्चंद्र रख लीजिएगा, राजा हरिश्चंद्र हो जाएगा। उसका नाम अजय सिंह बिष्ट है, समझिए। और वो एक अपराधी है, गुंडा है, मवाली है, और उस पर कई धाराओं में मामला दर्ज है। सुनिए, आपका सही उस ढोंगी अपराध ना सुने, फिर तो सुने। जिस गोरखनाथ मठ के वो मठाधीश है, वो गोरखनाथ मठ भी एक मुस्लिम ने ही दान में दिया है। एक मुस्लिम ने ही दान में दिया। जो बाबा गोरखनाथ ने स्थापना की, वो हिंदू धर्म व्यवस्था का विरोधी था, वो वैष्णव का पंथ का विरोधी था, वो ब्राह्मण पंथ का विरोधी है, तो हिंदू कहां से हो गया भैया? और हिंदू शब्द तो गाली है, हम सनातनी लोग हैं। आप समझिए, जिस धर्म में आपने बात कही ना योगी, जब उस ढोंगी अपराधनाथ को अगर योगी कहिएगा, तो लादेन को, दाऊद को का शंकराचार्य कहिएगा। अरे आप लोगों ने हिंदू धर्म में जहर बोलने का, आप लोग सुनिए, आप इन औरंगजेबों में और इसमें कोई अंतर बता दीजिए। औरंगजेब हिंदू धर्म के लिए कैलाश मानसरोवर जीत के लाया था, फिर भी वो क्रूर शासक कहलाया। और ये भी इसी रास्ते पर चल रहे, कल आने वाली पीढ़ी हिंदू धर्म को नफरत की दृष्टि से देखेगी। हम ऐसा कतई नहीं होने देंगे। सही है, वो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य था, सही बात है। लेकिन अभी जो मुद्दा चल रहा है, ये 2014 के बाद से, ये तो हम भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि 200 साल अंग्रेजों का शासन रहा, उस समय भी हिंदू खतरा में नहीं आया। 700 साल मुगलों का शासन रहा है, नहीं आया। बाबा छोड़िए वो सब बात। प्रधानमंत्री कौन है? हिंदू। राष्ट्रपति कौन है? हिंदू। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? हिंदू। राज्यपाल कौन है? हिंदू। पुलिस डीजीपी कौन है? हिंदू। डीएम कौन है? हिंदू। ऊपर से लेके नीचे हिंदू। तो जो अगर हिंदू खतरे में है, तो किसी मौलाना को बना दीजिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, वो खतरे में हो जाएगा। कहाँ आप लोग सीखते हैं झूठे के खाली पीली? अरे खतरा में वो है कि जो हराम का खाता है, जो भाजपा का गुण गाता है, उसकी सारी दलाली। संदीप पात्रा जैसे लोग की हिंदू खतरे में है, हमारे जैसे लोगों की नहीं है। चूंकि आईटीटीसी में चेयरमैन कैसे बनेगा वो? समझिए, हमारे आपके बच्चों को झंडा थमाया जाता है, हमारे आपके बच्चों को लड़ने के लिए धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, और दलाली में खुद ये अपने रिश्तेदारों के साथ विदेश आने वाले नस्लों के लिए बहुत ही खराब माहौल बनता जा रहा है। जिस तरह का जहर हमारे माइंड में इंजेक्ट किया जा रहा है, ये हिंदू मुस्लिम, ये आने वाले नस्लों के लिए बहुत खतरनाक है, इसमें कहीं दो राय नहीं। योगी आदित्यनाथ जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उनका सबसे पहला काम यही हुआ है कि यूपी के विभिन्न शहरों का जो ऐतिहासिक नाम था उसको बदलना। अगर ऐसा करने से अगर हिंदुत्व कायम हो जाए या फिर अच्छाई आ जाए, तरक्की हो जाए, तो पूरे इंडिया का ही नाम बदल दिया जाए। फिर वही बात, नाम बदलने से आपने प्रयाग, एक नाम बदलने में कितना खर्च आता है ये भी हम जानते हैं। अब समझिए, आपने जगह का नाम बदल लिया क्या, तो ये मुस्लिम नाम से है, तो अपने मुस्लिम दामादों को और चीजों को क्यों नहीं बदलते? हम जैसे हिंदुओं को क्यों नहीं सौंप देते? आप दूल्हा भाई बुलाते, हमें क्यों नहीं सांसद बनाते? हमें क्यों नहीं अपना दूल्हा भाई बनाते, अपना चीजें बनाते? जरूरी है मुख्तार अब्बास नकवी सनवाज हुसैन को बनाना? क्यों उनको मंत्री बनाते? ये सब माइंड गेम मत खेलिए सर। देश की जनता, हिंदू या मुसलमान, सब समझ चुकी है कि इनका डिवाइड एंड रूल पूरे अंग्रेजों की तरह है। मैं पहली बात बताता हूं, देश का मजदूर, देश का इंसान लॉकडाउन में घर तक नहीं पहुंच पाया। आप हमको एक बात बता दीजिए,
कि मेहुल चौकसी को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट किसने दिया? किसने केमन आइलैंड टैक्स हेवन की नागरिकता दिलवाई? किसने संदेशरा बंधु को नाइजीरिया जाने दिया, जो 15,000 करोड़ रुपए का आर्थिक लुटेरा था? क्या वो पैसे हिंदुओं के नहीं थे जो संदेशरा बंधु लूट कर नाइजीरिया में बस गया? कौन दिया उसको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट? अगर भारत सरकार नहीं देगी तो उसको दूसरे देश में नागरिकता नहीं मिलेगी। कौन देने वाला है बताइए? आप पत्रकार है, कौन ऋषि अग्रवाल को जाने दिया? जो ऋषि अग्रवाल कहा गया आपको पता है? सिंगापुर का नागरिक हो गया। आप बताओ, क्या हम हिंदुओं का पैसा लेके नहीं गया? आप लोग जो माइंड सेट करते हैं, माइंड कंट्रोल करने का काम करते हैं, हम आप ही से पूछते हैं कि कैसे गया वो, कैसे उनको नागरिकता मिल गई? नहीं, बात आपका सही। हमारे देश का आदमी 13 साल की बेटी, दरभंगा की बेटी, फरीदाबाद से साइकिल चलाकर घर जाने में उसको परेशानी हुई। कितने हमारे देश के लोग ट्रॉली पलटने से मर गए, ट्रेन की पटरियों पर मर गए, पैदल नहीं चल पाए, गर्भवती महिलाएं बच्चों को सड़कों पर जन्म दे रही थी, और ये फ्लाइट लेकर उड़ गए। मतलब चौकीदार चोर ही नहीं, चौकीदार साझीदार है। तो आपने सुना पंकज प्रकाश श्रीवास्तव, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और समाज को एक स्वच्छ समाज बनाना चाहते हैं। ये हिंदू मुस्लिम जातीयता से ऊपर उठकर रोजी रोजगार और स्वास्थ्य की बातें करना चाहते हैं और इस देश के लिए एक कल्याणकारी योजना चाहते हैं, जो कि अभी तक नहीं चल पा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए पीएमपी इंडिया न्यूज झारखंड के साथ बने रहिए और हम फिर से एक ताजा मुद्दा लेकर इनके साथ आपको रूबरू कराएंगे। नमस्कार। ठीक है, हमारा देश विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, हमारा देश सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कहता है, हमारा देश नफरत की बात नहीं कहता, ना ही हमारा धर्म कहता है। तो हम सभी ऐसे लोगों को परम दायित्व बनता है कि जो नफरती लोग हैं, जो विदेशी शक्तियों के हाथ में खेल रहे हैं, कौन लोग हैं जो भारत में इस तरीके से लोगों को कमजोर कर देश लूटने वाले लोगों को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे रही है, उनके लिए हवाई जहाज मुहैया करा रही है। यह मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का काम है, यह मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का काम है, होम मिनिस्ट्री का काम है, प्रधानमंत्री पीएमओ का काम है। कैसे लोग भाग जाएगा देश छोड़ के? बताइए ना आप हमको। कहीं ना कहीं इसमें पूरी संलिप्तता है और देश के लोगों को आंखें खोलकर जागने की जरूरत है, कान खोलकर हमेशा सजग रहने की जरूरत है। नहीं तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा देश गुलाम हो जाएगा। देश की दूसरी आजादी लड़ने के लिए निकलना होगा हम सभी को, अपने घर और मकानों से जंग लड़ना होगा भाजपा आरएसएस के इन बेईमानों से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।